नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो हमारा डीएड स्पेशल की कई जो पेपर हमारे चल रहे हैं, आज हम उसमें पेपर नंबर 6 की सेकंड यूनिट जो है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड यूनिट के अंदर क्या है और कौन कौन सी चीजें अपन को इम्पोर्टेंट रहेंगी, कौन कौन सी चीजें अपन को पढ़ के जाने हैं, क्या प्रश्न इसमें से बन सकते हैं, तो इस कुछ चीजों पर हम क्या यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसमें जो सेकंड यूनिट है उसका नाम है व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम और शिक्षण रणनीतियां। मतलब आपको एक तो आईईपी जिसको अपन बोलते हैं व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम, मतलब इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। आईईपी के बारे में मैं आपको 2-3 बार पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पर हम थोड़ा सा आईईपी के बारे में देखेंगे कि आईईपी क्या होती है और फिर इसके बाद में उसकी शिक्षण की रणनीतियां हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये चीज अपन को इस जो है सेकंड इकाई के अंदर अपन को पढ़ने हैं। अब अपन सबसे पहले आईईपी की तरफ ध्यान देते हैं। आईईपी के बारे में आप बिल्कुल पढ़ के जाएं। आईईपी का जो क्वेश्चन है वो अपन का आपको बनने वाला है। आईईपी का प्रश्न आपको परीक्षा में बनने वाला है। आईईपी होती क्या है, सबसे पहले तो अपन को ये देखना है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इससे अपन को क्या फायदे होते हैं और इसमें क्या क्या चीजें जो हैं वो होती हैं। आईईपी का मतलब होता है कि आईईपी विशेष आवश्यकता वाले जो अपन के बच्चे होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कुछ स्किल सिखाने के लिए या कुछ कार्य करना सिखाने के लिए, कुछ चीजें सिखाने के लिए हमको आईईपी मतलब व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम की आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले तो अपन इस शब्द पर गौर देंगे कि ये व्यक्तिगत होता है, मतलब इसमें एक बालक होता है। इसमें बालक कितने होता है? एक बालक के ऊपर हम एक केस स्टडी तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? केस स्टडी। केस स्टडी के अंदर सबसे पहले हम उस बालक का अध्ययन करते हैं कि ये बालक जो है वो कौन है, कैसा है, क्या प्रॉब्लम है इसको, इसके माता पिता कौन है, कहाँ रहता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम उसके बारे में पढ़ते हैं, मतलब अध्ययन करते हैं। हम उस सबसे पहले अपन को जिस बालक को के ऊपर हमको आईईपी तैयार करनी है, जिस बालक को हमें पढ़ाना है, सिखाना है, तो हम सबसे पहले उस बालक के बारे में केस स्टडी तैयार करते हैं कि बालक का नाम क्या है, माता पिता का नाम क्या है, बालक की उम्र क्या है, उस बालक को कौन सी प्रॉब्लम है, ये बालक को प्रॉब्लम जो है वो कब से है, जन्मजात है, बाद में हुई है, ठीक है ना, और कौन कौन सी समस्याएं उसके सामने आती हैं, उसकी माताजी जो है, माँ जो है वो क्या करती है, उसके पिताजी क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं, उनके घर का वातावरण कैसा है, ठीक है ना, वो कौन से समुदाय में रहते हैं, कौन से समाज के अंदर रहते हैं, वहां का जो माहौल है वो कैसा है। ये सारी चीजें जब हम अध्ययन करते हैं तब हम उस बालक के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, गोल तैयार करते हैं। हम उस बालक को एक 25 दिन का एक टारगेट बना करके, कितने दिन का? 25 दिन का एक हम टारगेट बनाते हैं और इस टारगेट के द्वारा हम बालक को हमारे जो स्किल होते हैं उनको हम सिखाते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है कि जब भी बालक को हम आईईपी के अंदर कोई भी स्किल सिखाएंगे तो बालक का जो स्तर होता है वो क्या होता है कि पहले कुछ दिन तक बिल्कुल शून्य रहता है, इसके बाद वो थोड़ा बढ़ेगा, फिर कभी घट भी जाएगा, कभी घट जाएगा, कभी और बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, लेकिन अंत एक ऐसा आता है कि ये लगभग 80% तक हम इस बालक को क्या है 25 दिन के अंदर किसी भी स्किल को सिखाने में क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। यहाँ पर ये ऊपर नीचे आपका ग्राफ जाएगा। ये क्या है आपका? ये ग्राफ आपका ऊपर नीचे जाता है। अब अपन को और इसके अंदर एक चीज और जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि हम इसमें बीपी, पीपी, प्लस और माइनस, ये 4 चीज से हम इसकी क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं बालक की। डेली हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे कि जैसे माना कि आज ये बच्चा यहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 डेज है ना, और 0 से और यहाँ पर 25 दिन तक अपन ने इसको क्लास चलाई, तो हम इसकी बीच बीच में मार्किंग करेंगे कि पहले दिन क्या हुआ, सेकंड डे क्या हुआ, थर्ड डे क्या हुआ। तो यदि बीपी की बात करें
ठीक है ना। तो ये मौखिक सहायता होती है। ये क्या होती है? मौखिक सहायता। ये होती है आपकी शारीरिक होती है। और प्लस और माइनस जो है वो बालक के क्या होते हैं? प्लस का मतलब है कि बालक उस स्किल को सीख रहा है, और माइनस का मतलब है कि बालक बिल्कुल ही उसको कुछ भी नहीं कर पा रहा है, बालक बल्कि उस स्किल के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर रहा है। अब मौखिक और शारीरिक का मतलब क्या होता है? माना कि अब आपने किसी भी बच्चे को थैंक यू बोलना सिखा दिया, आज मैंने उसको थैंक यू बोलना सिखाया, लेकिन आज वो बच्चा जो है वो पूरा बोल रहा है। आज मैं उससे कहता हूँ कोई सी भी काम के लिए, और जब मैं उसकी मदद करता हूँ या उससे बोलता हूँ बेटा थैंक यू बोल दे, तो वो बोल देता है। लेकिन जैसे ही उसका नेक्स्ट डे आता है, ठीक है ना, यहाँ पर माना कि मैंने आपको इसको दूसरे दिन तक सिखा दिया, अब आया तीसरा दिन। अब तीसरा दिन आया, हमने बच्चे से पूछा भाई हमने कल क्या पढ़ा था, क्या सीखा था, आप उसको बताइए, तो वो कुछ नहीं बता पाता है। लेकिन आपने मौखिक रूप से उसको बताया कि थैंक यू बोलो, आपने बोला थैंक यू बोलो, तो उसने थैंक यू बोल दिया। इसका मतलब है हम उसको मार्किंग करेंगे बीपी। बालक जब किसी भी कार्य को हम यदि उसकी मौखिक रूप से हेल्प करें, तो वो यदि उस कार्य को करने में सक्षम है तो हम उसको क्या करते हैं? बीपी मार्क करते हैं। यदि वो उस कार्य को बोलकर करने में सक्षम नहीं है, हम उसको अपनी खुद एक्टिविटी करके बता रहे हैं, खुद अपनी शारीरिक क्रियाएं करके बता रहे हैं, और वो बच्चा उस शारीरिक क्रिया को देखकर यदि काम कर रहा है तो हम उसको बीपी मार्क करते हैं। और यदि वो अपने आप बता देता है तो वो प्लस मार्क करते हैं। और यदि वो ना तो वो अपने आप बताता है, ना वो शारीरिक क्रिया से बताता है, ना मौखिक क्रिया से बताता है, तो इसका मतलब है वो बालक जीरो है। मतलब हम उसको या तो जीरो मार्क कर देंगे या वो बालक जो है वो माइनस में है। ठीक है ना। ये चीजें अपन को उसके अंदर, इसमें अपन को एक चेकलिस्ट भी तैयार करनी होती है। क्या तैयार करनी होती है? चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में जैसे प्री प्राइमरी भी आती है, प्राइमरी भी आती है, सेकेंडरी भी आती है, ठीक है ना। ये अपन को चेकलिस्ट का मतलब होता है कि ये हमारी क्लासेज हैं। क्लासेज मतलब बच्चे को सबसे पहले हमने प्री प्राइमरी वाले जो है आईपी तैयार की, मतलब प्री प्राइमरी वाली जो स्किल है वो हमने सिखाई। इसके बाद प्राइमरी वाली स्किल सिखाई, इसके बाद सेकेंडरी वाली सिखाई, और सेकेंडरी में भी 1-2 होती है, वोकेशनल में 1-2 होती है, ये इनकी क्लासेज हैं। तो ये अपन को इस प्रकार से आईपी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसके अंदर बालक एक ही होता है। यदि आज से कोई पूछता है कि स्पेशल क्लास के अंदर, स्पेशल बच्चे की जो क्लास है उसके अंदर बच्चे कितने होते हैं, तो आप 6, 7, 8 या 10 तक बता सकते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है कि आईपी कार्यक्रम के अंदर बच्चा कितना होता है, बालक कितने होते हैं जिनको एक टीचर या एजुकेटर जो है उनको स्किल सिखाता है, तो वो बालक एक ही होता है। अब अपन की इसके कुछ उद्देश्य वगैरह जो हैं वो चीजें हम इसकी देखते हैं कि भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसका क्या उद्देश्य है आईपी का। आईपी का क्या उद्देश्य है अपन इसके पढ़ते हैं। अपन उद्देश्य, आईपी के क्या उद्देश्य है। तो आईपी की जो उद्देश्य में सबसे पहले अपन बात जो देखेंगे वो है कि ये सीखने की शैली का पता चलता है। इससे सीखने की शैली का पता लगाना, सीखने की शैली का पता लगाना, इससे अपन को सीखने की शैली का पता चलता है। मतलब इससे हमको, जब हम बच्चे को, एक बालक के बारे में आईपी जब हम तैयार कर रहे हैं तो बच्चे के बारे में हम पूरा रिसर्च करते हैं और हम ये भी पता लगाते हैं कि बच्चा के अंदर सीखने की क्या क्षमता है। मतलब बच्चा जो है वो कौन सी चीज को सीख सकता है और कौन से कार्य को वो नहीं सीख सकता है। तो इससे हमको एक तो सीखने की क्षमता का पता चलेगा, और जिस कार्य को वो सीख सकता है तो वो कौन से मेथड से सीख सकता है, कौन सी विधि से वो सीख सकता है उस कार्य को, तो ये हमको क्या होता है, ये हमको पता चलता है। दूसरी चीज उसका सामाजिक संतुलन और व्यवहार भी बनता है।
सामाजिक संतुलन व व्यवहार, मतलब उस बालक का सामाजिक संतुलन भी हम आईईपी के द्वारा उसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं। मतलब बालक को सामाजिक ज्ञान भी दे सकते हैं, उसको व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जा सकता है कि भाई आपको किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है और किसके साथ में कैसे बोलना है। ये सारी चीजें हम उसको किसके द्वारा सिखा सकते हैं, आईईपी के द्वारा सिखा सकते हैं। आईईपी में जो जानकारी जो दी जाती है शिक्षक के द्वारा या किसी अभिभावक के द्वारा या किसी एजुकेटर के द्वारा, जो इसमें जो संकलित करने के लिए मतलब उस बालक को सीखने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है ना। ये उसकी जो शैक्षणिक आवश्यकता है उनकी पूर्ति करता है। मतलब इसकी तीसरी जो अपन की उद्देश्य हो जाएगा, तीसरा वो हो जाएगा शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति। शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति ये क्या करता है, शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मतलब शिक्षा से संबंधित जितने भी आवश्यकताएं उस बालक की है वो आईईपी के द्वारा पूरी की जा सकती है। इसमें क्या है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को भी, इसमें जो हमने लिखा है शैक्षणिक आवश्यकता, तो इसमें कुछ व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। मतलब बालक को अपन पर्सनल उसकी जो आवश्यकताएं होती है कि इसको कौन सी चीज की जरूरत है, कहाँ इसको क्या मतलब चीजें उपलब्ध होनी चाहिए, इसका भी अपन को पता चलता है। एक उचित शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। उचित शिक्षा व प्रशिक्षण प्राप्त होना, उचित शिक्षा व प्रशिक्षण प्राप्त होना, ये सबसे मुख्य उद्देश्य इसका होता है कि हम आईईपी के द्वारा एक बालक को उचित शिक्षा प्रदान कर सकते हैं और उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं। मतलब उसको किसी भी कार्य में हम प्रशिक्षित कर सकते हैं, उसको हम उस कार्य में ट्रेंड कर सकते हैं, उस कार्य में पूर्ण रूप में अपन इतना कर सकते हैं कि वो बालक उस कार्य में कहीं पर भी रुकता नहीं है। ये हम इसके अंदर कर सकते हैं। ये हमारे आईईपी के क्या है कि मुख्य उद्देश्य होते हैं। एक इसमें आईईपी की जो होते हैं घटक, क्या होते हैं, घटक। आईईपी के क्या होते हैं, घटक। कि एक तो सामान्य जानकारी बालक की अपन को होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बालक की सामान्य जानकारी, जो जैसा मैंने कि आपको अभी बता दिया था कि केस स्टडी एक इसमें हम बच्चे की तैयार करते हैं और केस स्टडी में यही चीज हम लिखते हैं। ये क्या हो जाएगी, केस स्टडी, जो अभी अपन ने देख ली थी। एक कोई भी कार्य करने का जो कौशल है, कौशल का वर्तमान स्तर अपन को देखना होता है। कौशल का वर्तमान स्तर, वर्तमान स्तर का मतलब होता है कि बालक जो है वो अभी कितना जान रहा है। हमने जब भी आईईपी स्टार्ट की तो बालक जो है वो उस समय कितना जान रहा है, क्या वो जानता है, इसके बाद हमको आगे बढ़ना होता है। एक अपन को इसके लक्ष्य निर्धारित करना होता है, उनका उद्देश्य जो है वो निर्धारित करना होता है। लक्ष्य निर्धारण कि हमें इस बच्चे को क्या सिखाना है और कितने दिनों में सिखाना है, ये इसका एक घटक होता है। एक इसको उद्देश्य को प्राप्त करने के तरीके, ये जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके, मतलब हमें इस लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करना है, बालक को जो चीज हम सिखाना चाहते हैं वो किस प्रकार हम सिखाएंगे। और लास्ट में हमको क्या करना होता है, मूल्यांकन करना होता है। लास्ट में क्या करना होता है, मूल्यांकन। मूल्यांकन कैसे, मतलब कि बालक को जो भी स्किल हमने सिखाई है, जो भी कार्य हमने सिखाया है, वो बालक उसको कितना सीखा है, बालक को और क्या जरूरत है, ये सारी चीजों का मूल्यांकन हम इसके अंदर जो है वो करते हैं। ये सारी चीजें इसके किसके अंदर आएंगी, घटक के अंदर आती है। अब अपन जो आईईपी है वो एक होती है IFSP, एक तो क्या होती है IFSP,
और एक होती है IEP। ये दो हमारे शिक्षा कार्यक्रम होते हैं। ये क्या है कि दोनों ही लगभग पारिवारिक होते हैं, बच्चे के काम आने वाले हैं, लेकिन आईईपी जो है वो शिक्षा कार्यक्रम है, और जो हमारा ये है IFSP, ये हमारा क्या है, विकास और कार्यान्वयन और मूल्यांकन में अपन को सहायता प्रदान करता है। तो इन शब्दों से अपन को बिल्कुल क्या है, घबराना नहीं है। ये शब्द अपन के ज्यादातर अपन को जो आता है वो आता है आईईपी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि आईईपी के बारे में आपको अच्छी जानकारी है तो आपको ये प्रश्न जो है आसानी से कंप्लीट आपका हो जाता है। अब अपन पढ़ेंगे आगे। ये आईईपी आपकी हो गई। आईईपी में ये जानकारी यदि आपको याद है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमको क्वेश्चन के बारे में कुछ भी आता है तो आप कुछ लिख पाएंगे, और यदि आपको उसके बारे में कुछ नहीं आता है तो आप क्या देंगे, तुक्का देंगे। आप क्या देंगे, तुक्का। और तुक्का में कोई भी चीज जो है वो आपको पता है कि सही नहीं होती है। तुक्का में कोई भी चीज जो है वो सही नहीं होती है। अब अपन को देखना है कि आईईपी के अंदर कौन कौन शामिल होता है। आईईपी टीम के सदस्य, मतलब इसके अंदर कौन कौन जो लोग हैं वो शामिल होते हैं आईईपी। तो देखिए, सबसे पहले तो बच्चे के माता पिता होते हैं। बालक के माता पिता सबसे पहले आईईपी के सदस्य होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले यदि माना कि मुझे किसी बच्चे पर आईईपी तैयार करनी है तो सबसे पहले मैं उस बच्चे की पहचान करूंगा, और उसके बाद में सबसे पहले उनके माता पिता के पास जाऊंगा। माता पिता से उस बच्चे के बारे में जानकारी जो है वो प्राप्त करूंगा। इसके बाद उसकी टीम का सदस्य होता है विशेष शिक्षक। विशेष शिक्षक मतलब जो उस बच्चे को पढ़ा रहा है, जो उस बच्चे को कुछ सिखा रहा है। माना कि मैं किसी बच्चे पर आईईपी तैयार कर रहा हूं तो सबसे पहले माता पिता और उसके बाद मेरा नंबर आएगा। मतलब माता पिता से मैं सारी बच्चे की जानकारी प्राप्त करूंगा, और उस जानकारी के आधार पर मैं उसके लिए एक स्किल तैयार करूंगा। मतलब उसके लिए ये देखूंगा कि मुझे इसको क्या पढ़ाना चाहिए, क्या मुझे इसको सिखाना चाहिए। एक स्कूल प्रणाली का प्रतिनिधि, स्कूल का प्रतिनिधि भी इसके अंदर होता है। स्कूल का प्रतिनिधि, स्कूल का प्रतिनिधि क्यों चाहिए? क्योंकि जिस स्कूल में बालक पढ़ता है तो उस स्कूल के टीचर को, उस स्कूल के किसी भी अध्यापक को उस बालक के बारे में अधिक जानकारी होती है, और उस बालक के बारे में उससे हम हेल्प ले सकते हैं। एक मूल्यांकन परिणामों की व्याख्या करने वाला चाहिए। मूल्यांकन की व्याख्या, मूल्यांकन की व्याख्या करने वाला ये कौन होता है? माना कि मैंने माना कि ये विशेष शिक्षक है। इस विशेष शिक्षक ने माना कि किसी भी बालक को कोई स्किल जो है वो सिखा दी। अब उसका क्या किया जा रहा है? मूल्यांकन किया जा रहा है। उसका क्या किया जा रहा है? मूल्यांकन। तो उस मूल्यांकन का जो परिणाम आपके सामने आएगा, मतलब उससे, इस मूल्यांकन से हमको ये पता चलेगा कि भाई बच्चे ने क्या सीखा है। तो उस परिणाम को बताने वाला, मतलब उस परिणाम की व्याख्या करने वाला हमको क्या है, वो चाहिए। और एक जो इस बारे में, बच्चे के बारे में जानकारी रखता हो, बच्चे के बारे में जानकारी रखने वाला, जो बच्चे के बारे में क्या रखता है? जानकारी रखता है। कि जैसे उसका पड़ोसी हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, ठीक है ना, उसका चाचा हो सकता है, उसका कोई विशेष व्यक्ति घर का हो सकता है। तो ये व्यक्ति जो है वो हमारी आईईपी की टीम के अंदर जो है इनको शामिल किया जाता है। इनको अपन शामिल करके उस बच्चे के बारे में क्या कर सकते हैं? जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और उस बच्चे को आईईपी में क्या होती है? विशेष हेल्प मिलती है। इन सबके सहयोग के बिना आईईपी जो है वो संभव नहीं हो पाती है।
बिल्कुल संभव नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि माता पिता जो है उनको बच्चे के बारे में जानकारी होती है। एक शिक्षक जो है, जैसे माता पिता है, माता पिता को बच्चे की जानकारी है। जब माता पिता अपने बच्चे के बारे में जब तक ये सारी चीजें जो है वो नहीं बताएंगे, या एक अध्यापक को, टीचर को यदि बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी, तो उसके बारे में आईईपी तैयार नहीं कर पाएगा, मतलब उस बच्चे के अकॉर्डिंग सारी चीजें तैयार नहीं कर पाएगा। अब हम पढ़ेंगे आगे कक्षा का प्रबंधन। वो कक्षा का प्रबंधन किस प्रकार किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कक्षा प्रबंधन। क्या पढ़ेंगे अपन? कक्षा प्रबंधन। कक्षा प्रबंधन में सबसे पहले अपन की चीज आती है टीम का शिक्षण। टीम, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे टीम शिक्षण। टीम शिक्षण का मतलब होता है कि जो टीम हमने बच्चे की आईईपी के लिए तैयार की है, जो कौशल हमने सिखाने के लिए बच्चे के लिए एक टीम जो बनाई है, उस टीम जो है वो एक उसका जो संगठन है वो एक अच्छे रूप से होना चाहिए, और टीम जो है वो अपने अपने कार्यों को बखूबी तरीके से, एक अच्छे तरीके से उसको क्रियान्वित करे, और बालक को हर संभव जिसकी जो भी सहायता होनी चाहिए वो वहां पर उसको मिलनी चाहिए। ये इसका टीम शिक्षण होता है। इससे क्या होता है, इससे क्या फायदा होता है, क्या इसका उद्देश्य है? जो हमारा बालक जो होता है उसके अंदर, देखिए बालक के अंदर, सबके अंदर प्रतिभा होती है, मतलब कुछ न कुछ कार्य करने की क्षमता होती है। मेरे अंदर हो सकता है कोई अलग कार्य करने की क्षमता हो। हमने देखा होगा बहुत से बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते लेकिन अन्य कार्यों में दक्ष होते हैं। तो कोई ना कोई व्यक्ति के अंदर एक अच्छी क्या होती है, एक प्रतिभा होती है, और इस प्रतिभा को एक शिक्षक के द्वारा क्या किया जाता है, निकाला जाता है, और उस शिक्षक के द्वारा उसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाया जाता है, उसको हेल्प दी जाती है, उसको मदद दी जाती है, उसको एक सही रास्ता दिखाया जाता है। तो ये इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। इससे फायदा क्या होगा आपको? एक तो शिक्षण की जो है फायदे क्या होंगे, इससे लाभ, इससे फायदा क्या होंगे कि शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। शिक्षण की जो गुणवत्ता है हमारी, शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। मतलब शिक्षण कार्य जो किया जा रहा है वो एक अच्छी गुणवत्ता के द्वारा किया जा सकता है। एक जो होता है ये कम खर्चीला होता है, किफायती होता है। ये क्या होता है? कम खर्चीला, मतलब किफायती होता है, इससे ज्यादा खर्चा नहीं आता है। इसमें जो है वो विशेषज्ञों से संपर्क रहता है, विशेषज्ञों से संपर्क। हम विशेषज्ञों से क्या कर सकते हैं? संपर्क बना सकते हैं, मतलब अच्छे टीचरों से, अच्छे व्यक्तियों से हमारा संपर्क रहता है। एक व्यावसायिक विकास इसके अंदर होता है। क्या होता है? व्यावसायिक विकास होता है। व्यावसायिक विकास मतलब बच्चे के अंदर कॉमर्शियल ज्ञान प्राप्त होता है। एक मानवीय संबंधों का विकास होता है, मानवीय संबंधों का विकास। मतलब जो बालक होता है उसके मानवीय संबंध जो होते हैं, मतलब अपने परिवार के साथ में, अपने समाज के साथ में, ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत अच्छी हो जाती हैं। लेकिन इसकी भैया हानि भी होती है कुछ। क्या होती है इसकी? हानि। अब हानि क्या क्या हो सकती है इसकी? जैसे आवास का अभाव, मतलब बालक को रहने की जगह का क्या हो सकता है? अभाव हो सकता है। उसको पढ़ने की जगह का अभाव हो सकता है। एक सहयोग का भी अभाव रहता है बालक के लिए, सहयोग का अभाव, क्योंकि ऐसे विशेष बालकों की जो है वो सहायता करने वाले जो हैं वो बहुत कम लोग होते हैं। बहुत कम लोग ही उन बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनकी सहायता करते हैं। ठीक है ना? एक कुछ भी विधि जो होती हैं वो महंगी होती हैं,
महंगी विधि। कुछ विधि जो होती है वो सरल होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ विधि ऐसी होती है महंगी होती है। जैसे माना कि आपको श्रव्य और दृश्य माना कि कोई उपकरण खरीदना है, या कोई ऐसी विधि है जिसके अंदर टीएलएम अधिक है, तो आपको टीएलएम वगैरह पर जो है वो खर्च बहुत हो जाता है। एक अपन का जो है वो परंपरागत जो संघर्ष होते हैं, परंपरावादी संघर्ष, जैसे माना कि कोई गांव में जिसमें घर में या माना कि कोई पहले की कोई परंपरा चल रही है, तो परंपरा के अनुसार जो है वो बालक को जो है वो बहुत परेशानी इसके अंदर आती है। तो ये तो अपन का क्या है, टीम शिक्षण है। क्या है ये? टीम शिक्षण है। अब अपन पढ़ेंगे टीम शिक्षण के बाद में छाया शिक्षण। अब अपन पढ़ेंगे छाया शिक्षण। छाया शिक्षण के अंदर क्या होता है कि छाया शिक्षण में एक शिक्षक जो होता है, उस शिक्षक की भूमिका जो है उस छात्र को सहयोग प्रदान करने में होती है। मतलब जो शिक्षक है वो बालक को क्या करता है, सहयोग करता है कि जहां पर उसको आवश्यकता हो, जहां पर उसको मदद की, शिक्षक की मदद की जरूरत हो, वो जो शिक्षक है उस बालक की वहीं पर क्या करता है, मदद करता है। इसके लिए उसके स्कूल में जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई को सीखने की प्रक्रिया है, उसमें जो अंतराल जो बीच में, जैसे माना कि कक्षा का अंतराल हो गया है, बालक ने कुछ पढ़ाई छोड़ दी है, बीच में उसका गैप लग गया है, तो उसको भरने की मदद करनी होती है। मतलब उस गैप में जितनी भी उसकी पढ़ाई छूट गई है, तो उस पढ़ाई को पूरा करने का जो है हमारा प्रयास एक शिक्षक का होता है। इसमें वो क्या क्या लाभ उसके हो सकते हैं, इसमें अपन को वही लाभ पढ़ने हैं। इसके क्या लाभ हो सकते हैं? इसमें सबसे पहला लाभ अपन का होता है कि नियमित कक्षा निर्देश उसको प्राप्त होते हैं। नियमित कक्षा मतलब बालक जो है वो रेगुलर रूप से, मतलब नियमित रूप से वो क्या करता है, कक्षा अटेंड करता है, और शिक्षक जो होता है उसका नियमित रूप से ध्यान रखता है। एक जो है बालक की कमजोरी दूर होती है। बालक की कमजोरी दूर होती है। बालक की जो कमजोरी है वो दूर होती है। मतलब शिक्षा से संबंधित या किसी भी चीज से संबंधित बालक की जो कमजोरी है वो शिक्षक के द्वारा वो है वो दूर की जाती है। और एक उसको शैक्षिक समृद्धि प्राप्त होती है। कौन सी समृद्धि प्राप्त होती है? शैक्षिक समृद्धि प्राप्त होती है। मतलब शिक्षा के रूप में उसको एक समृद्धि प्राप्त होती है, और उस समृद्धि से या उससे वो अपना क्या कर सकता है, आगे अपना जीवन यापन कर सकता है। अब एक शिक्षक की भूमिका, मतलब शिक्षक उसको इस कार्य में, छाया शिक्षण में कैसे मदद कर सकता है। एक तो उसको कक्षा में एक अच्छे ढंग का वातावरण प्रदान करेगा, उसका ध्यान जो है वो पूर्ण रूप से शिक्षा पर केंद्रित करके रखेगा। और यदि उसकी कुछ भी माना कि शिक्षक को कोई ऐसी विषय वस्तु समझ में नहीं आ रही है, या उसको कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि भाई इस बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा जो है वो चाहिए, तो वो उसके बारे में उसकी सूचित भी करता है, वातावरण को ठीक करता है, और नए कार्यों की तरफ वो उस बच्चे को जो है वो मोड़ता है। आंखों से उसका संपर्क बनाए रखता है, जिससे कि उसका जो वो है विचारों का आदान प्रदान है वो सही ढंग से चलना चाहिए। इसमें अपन को ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा कक्षा प्रबंधन होता है उसमें आंखों का संकेत बालक की तरफ होता है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे बालक जो होते हैं वो पहले से ही कमजोर होते हैं। तो एक शिक्षक जो होता है जब उस बालक को कोई भी शिक्षण कार्य सिखा रहा है, कोई भी स्किल सिखा रहा है, तो उसकी जो नजर है वो उस बालक के ऊपर होनी चाहिए। मतलब उसकी आंखें जो हैं वो बालक की तरफ होनी चाहिए। ये चीज अपन को इसके अंदर बहुत विशेष रूप से ध्यान करनी होती है। आगे अपन इसको जो है
पढ़ेंगे आगे। इसके अंदर जो आ रहा है वो है सहकारी अधिगम। आगे अपन पढ़ेंगे सहकारी अधिगम। सहकारी अधिगम, इसके आगे क्या है? सहकारी अधिगम। इसमें क्या है? विकलांग जो छात्र होते हैं, मतलब विशेष आवश्यकता वाले जो हमारे छात्र होते हैं, उनको ये सहकारी अधिगम से क्या होता है? बहुत फायदा होता है। इसमें क्या है? कक्षा की जो भी गतिविधि होती है उसमें जो छात्र जो होते हैं वो आपको पता है कि ज्यादातर व्यस्त हो जाते हैं, मतलब उनको एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, इसलिए वो उसमें व्यस्त रहते हैं। लेकिन जहां हमारी ये सहकारी अधिगम की जो संरचनाएं हैं, ये क्या करती है? पारंपरिक कक्षा के हस्तक्षेप की जो तुलना है उसमें ये मौजूद रहती है। मतलब ये क्या करती हैं? और जो अपन की परंपरा से जो क्लासेस चल रही हैं उसमें ये अपना क्या करती है? हस्तक्षेप करती है, मतलब अपने नियम, अपने कुछ सिद्धांत इसके अंदर ये डालती है। इससे क्या होता है कि हमारी जो समावेशी कक्षाएं हैं उसमें जो बालक जो होते हैं वो अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं समावेशी शिक्षा के अंदर। क्योंकि समावेशी शिक्षा का आपको पता है कि समावेशी शिक्षा में दोनों तरह के बालक जो हैं वो अध्ययन करते हैं। सामान्य बालक भी अध्ययन करते हैं और विशेष बालक भी अध्ययन करते हैं। लेकिन इसके अंदर सहकारी अधिगम के अंदर आपको क्या होता है कि समावेशी शिक्षा में भी, कौन सी शिक्षा में? समावेशी शिक्षा में भी जो अपन के जैसे ये विशेष बालक भी होते हैं और सामान्य भी होते हैं, तो आपको पता है कि इनकी संख्या अधिक होती है, लेकिन फिर भी इनको हम क्या कर सकते हैं? इनको स्वतंत्रता प्राप्त होती है। किसके अंदर? किसके अंदर? सहकारी अधिगम के अंतर्गत। अब सहकारी अधिगम एक क्या है? एक शैक्षिक दृष्टिकोण है। आपको पता है कि जिसका उद्देश्य क्या होता है? इस बालक की शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं उनको क्या है? व्यवस्थित करना इसका मुख्य कार्य होता है। ये शैक्षिक गतिविधियों को क्या करता है? व्यवस्थित करता है, बालक के अकॉर्डिंग जो है वो उसको व्यवस्थित करता है। इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे इनकी छोटी छोटी जानकारी आपको जो है वो आनी चाहिए। इसके बाद अपन पढ़ेंगे उच्च सहायता आवश्यकता वाले जो व्यक्ति होते हैं उसके लिए अपन शिक्षण की रणनीति क्या होती है? शिक्षक की रणनीति क्या होती है? शिक्षण की रणनीतियां। शिक्षक की रणनीति में अपन पढ़ेंगे आगे पॉइंट टू पॉइंट इसमें। जैसे माना कि यदि अपन बात करें तो स्कूल कि स्कूल में क्या रणनीति होनी चाहिए, स्कूल में अपन की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन जो स्कूल में अपन का पॉइंट आता है सक्रिय शिक्षण को प्रोत्साहित करें। पहला पॉइंट आता है सक्रिय शिक्षण को प्रोत्साहित करें। सक्रिय शिक्षण को प्रोत्साहित करें कि जो बालक होता है, बालक को जो भी सक्रिय शिक्षण आप देने वाले हैं उस सक्रिय शिक्षण में हमें बालक को क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। बालक का जो उत्साह है वो बराबर बनाए रखना है। जब भी संभव हो छात्रों को विकल्प दें। क्या देना है? छात्रों को विकल्प देना है। छात्रों को अपन क्या देंगे? विकल्प देंगे। क्योंकि आपको पता है कि कुछ छात्र जो होते हैं वो अपने कार्यों को की चुनौती को जो है वो स्वीकार नहीं कर पाते, तो हम छात्रों के सामने, जैसे माना कि मुझे इन छात्रों को कोई भी टॉपिक सिखाना है, छात्र की इसके अंदर कोई रुचि नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? कुछ विकल्प दे सकते हैं कि बेटा आप में से ये चीज जो है, इनमें से कोई भी आप एक चीज जो है वो सीख सकते हैं। एक अपन उनको क्या दिए? मॉडल प्रदान करें। मॉडल प्रदान करें। जो भी बालक को हम कोई भी चीज सिखा रहे हैं
तो उससे संबंधित जो है वो मॉडल हमारे पास होने चाहिए। मॉडल हमारा एक बहुत अच्छा शैक्षणिक सामग्री के अंदर आता है, बहुत अच्छी शैक्षणिक सामग्री के अंदर आता है, और मॉडल को देखकर जो है वो बालक बहुत अच्छे ढंग से किसी भी कार्य को करना सीख जाता है। एक सिद्ध रणनीतियों को लागू करें। सिद्ध की जगह आप अच्छी लिख सकते हो, अच्छी रणनीति लागू करें। मतलब बालक को जब भी आप अध्ययन कराएं तो एक अच्छी शिक्षण जो है रणनीति का हम चुनाव करेंगे, और अच्छी शिक्षण रणनीति के साथ में हम उसको क्या करेंगे, किसी भी टॉपिक को सिखाने का प्रयास करेंगे। एक है आपका भागीदारी बढ़ाएं। भागीदारी बढ़ाएं, इसमें अपन को बालक की भागीदारी जो है वो अपन को बढ़ाना चाहिए। मतलब जब भी आप कक्षा के अंदर कोई भी शिक्षण कार्य करते हैं तो आपको बालक के साथ में इस प्रकार जुड़ना है कि बालक जो है वो आपके साथ में जुड़ा रहे, और कक्षा के अंदर वो हर कार्य में क्या ले, रुचि ले। हर कार्य में क्या ले, रुचि ले। इससे क्या होगा, उसकी भागीदारी बढ़ेगी और वो उस कार्य को सीखेगा। ग्रेडिंग पर पुनर्विचार करें। ग्रेडिंग पर पुनर्विचार मतलब यदि आपने बालक को कोई ग्रेडिंग दी है और उस ग्रेडिंग में कहीं पर भी कोई गड़बड़ी आपको लग रही है या बालक को लग रही है, तो हमें उस ग्रेडिंग पर क्या करना चाहिए, दोबारा से विचार करना चाहिए, दोबारा से उस ग्रेडिंग को देखना चाहिए। एक होता है छात्रों को आत्म प्रबंधन सिखाएं। छात्रों को आत्म प्रबंधन सिखाना। आत्म प्रबंधन मतलब ऐसे कार्य बच्चों को सिखाएं जिसमें वो किसी न किसी प्रकार से वो कुछ अपने हिसाब से कार्य करना वो सीख जाए। ये तो आपको स्कूल के अंदर ये काम करने होते हैं। स्कूल के अंदर हमारी शिक्षा की रणनीतियां ये होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा जैसे माना कि अपन के घर में क्या होनी चाहिए, अब अपन की घर की रणनीतियों को भी अपन देखते हैं। अपन इसमें क्या देखेंगे, घर में कौन कौन सी रणनीतियां उसकी होनी चाहिए। अभ्यास के लिए समय निकालना सबसे मेन गतिविधि होती है कि अभ्यास के लिए समय। बालक को जो भी कार्य आपके द्वारा सिखाया गया है, बालक को जो भी स्किल आपने सिखाई है, तो उसमें बालक को घर पर अभ्यास के लिए अधिक से अधिक समय अपन को निकालना चाहिए। और गतिविधियों के लिए, हाँ, गतिविधियों के लिए छूट मानो आप। मतलब कोई भी एक्टिविटी करने के लिए बालक के माता पिता के द्वारा बालक को घर में क्या होनी चाहिए, छूट प्रदान होनी चाहिए कि वो बालक जो है वो क्या करे, वो उसमें कोई भी गतिविधि जो है वो कर सकता है। एक रुचिकर शिक्षक, रुचिकर शैक्षिक उपकरण, मतलब जो भी बालक जो है शिक्षा के उपकरण जो भी यूज करना चाह रहा है वो उसकी रुचि के अनुसार होने चाहिए। एक कोई भी चीज जो है उसमें परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। एक क्या होनी चाहिए, परिवर्तनशीलता। मतलब जो भी कार्य आप सिखा रहे हैं और यदि बालक उसमें कोई परिवर्तन करना चाहता है, कोई बदलाव करना चाहता है, तो उस बालक के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन होना चाहिए। एक नए कौशल को सुदृढ़ करें। नए कौशल मतलब बालक को यदि किसी नए कौशल की आवश्यकता है, नई स्किल से बालक किसी कार्य को सीखना चाहता है या सीख सकता है, तो हमें नए कौशल का जो है वो उपयोग करना चाहिए। ये अपन को जो है वो एक घर में ये चीजें करनी चाहिए। स्कूल में और घर में ये दो चीज अपन की शिक्षण की रणनीतियों के अंदर आती है। अब यदि अपन की बात आती है समावेशी शिक्षा के अंदर जो है वो शिक्षण की क्या रणनीति होती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा में शिक्षण रणनीति, ये सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि समावेशी शिक्षा क्या होती है।
जो मैंने आपको पहले जो है काफी बार बताया हुआ है कि समावेशी शिक्षा जो होती है उसके अंदर, समावेशी शिक्षा के अंदर जो है वो दोनों प्रकार की जो है शिक्षा प्रदान की जाती है। एक तो सामान्य शिक्षा और एक विशेष शिक्षा। एक ही कक्षा कक्ष के अंदर, मतलब बालक को एक ही कक्षा होती है, एक कक्षा के अंदर दोनों प्रकार के जो हैं वो बालक वहां पर होते हैं और दोनों बालकों को एक साथ ही हम क्या करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इसके लिए जो रणनीतियां हैं, अपन की जो रणनीति तैयार करेंगे, प्रतिनिधित्व के कई साधन होते हैं इसके अंदर। पहला पॉइंट हो जाता है आपका प्रतिनिधित्व के अनेक साधन। मतलब आपको प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको अनेक साधन वहां पर उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि आपके सामने सामान्य और विशेष दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान करने की जो है वो क्षमता है, वो साधन आपके पास में उपलब्ध है। क्रिया और अभिव्यक्ति के कई तरीके, क्रिया व अभिव्यक्ति के अनेक तरीके। आप बालक के सामने कोई भी चीज अभिव्यक्त करना चाहते हैं, कोई क्रिया, कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो उसके भी अपन के पास में कई तरीके होते हैं। एक जुड़ाव के कई तरीके, जुड़ाव के कई तरीके। आपके बालक के साथ में जो आपका जुड़ाव होता है, बालक के साथ में जो आपका जो लगाव होता है, उसके भी अपन के पास में क्या होते हैं, अनेक तरीके यहाँ पर प्राप्त होते हैं अपन को। अब अपन इन बालक को किस प्रकार से जो है वो शिक्षा दे सकते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी पहले हम पढ़ चुके हैं कि भाई बालक को क्या कर सकते हैं, हम बालक को किस प्रकार शिक्षा दे सकते हैं। जैसे माना कि अपन का विषय वस्तु तैयार करना, ठीक है ना, उद्देश्य तैयार करना, इसके बाद उसकी शिक्षण सामग्री आ जाती है, शिक्षण सामग्री। इसके अंदर भी आपकी दो तरह की आ जाती है, ये दृश्य व श्रव्य। इसमें अपन की जो है वो पहले मैंने आपको पूरी चीजें बताई हुई हैं कि दृश्य और श्रव्य सामग्री के अंदर आपको जो है वो दृश्य के अंदर ऐसी सामग्री आती है जो दिखाई देती है और श्रव्य के अंदर ऐसी सामग्री आती है जो केवल सुनाई देती है, ये दिखाई नहीं देती है। तो ये हमने आज जो है हमारी आईपी और शिक्षण की रणनीति जो है वो आज हमने यहाँ पर सेकंड यूनिट जो है उसकी देखी थी। आप इसको लगातार देखिए भैया और पढ़ाई करिए, क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चे की यदि इसके अंदर कोई बैक वगैरह आ जाती है, हालांकि वो सप्लीमेंट्री दे सकता है, सेकंड ईयर के साथ दे सकता है यदि फर्स्ट ईयर का बच्चा है तो, और सेकंड ईयर का बच्चा है तो उसको फिर अपन जो है ये मान के चलिए उसके लिए बड़ा रिस्की सौदा होता है, क्योंकि उसको फिर आगे सप्लीमेंट्री के अंदर परीक्षा देनी होती है और कम से कम उसकी डिग्री लगभग साल भर ही लेट हो जाती है। और यदि जो बच्चों का रीट क्लियर है तो आपको पता है कि अभी जनवरी में रीट का मेन पेपर है, तो उनके लिए तो ये खतरा साबित हो जाएगा। इसलिए थोड़ी पढ़ाई आप इस पर ध्यान दें अभी और अपने इस पेपर को आसानी से क्लियर कर लें, जिससे कि आपको कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। आप पढ़ते रहिए, लगातार देखते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करो, कमेंट करो, लोगों को तक इस चैनल को पहुंचाइए। और आपको सभी परीक्षाओं के लिए, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए हमारी तरफ से विशेष शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।